नमस्ते दोस्तों, हिंदी की खूबसूरत, उत्कृष्ट और चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार मालती जोशी जी के कथा कथन की श्रृंखला में उनकी लिखी हुई कहानी कर्ज। तो शुरू करें कहानी। माँ, अब ये सब छोड़ो, चलकर कपड़े बदल लो। मेहमान बस आने ही वाले हैं। बाकी का काम रामचरण जी देख लेंगे। कहते हुए मैं माँ को खींचकर कमरे में ले गई। माँ का सूटकेस खोलते हुए मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए साड़ी निकालती हूँ, तब तक तुम हाथ मुँह धो लो। सुबह की लगी हुई हो, पसीना पसीना हो रही हो। अपनी बात खत्म करते हुए मैंने देखा माँ पलंग पर बैठ गई हैं, निस्पंद होकर। थक गई हो ना? मुझे पता था, फ्रेश होकर आराम कर लेना। विनीता, माँ ने धीरे से कहा, कपड़े बदलना क्या ज़रूरी है? तो क्या इन कपड़ों में बाहर जाओगी? जानती हो आज खाने पर कौन आ रहा है? कौन? पापा जी के खास दोस्त हैं। पिछली सरकार में मंत्री थे, पर आज भी उनका रुतबा कम नहीं है। पर दोनों मियाँ बीवी बड़े डाउन टू अर्थ हैं। आंटी तो मुझे इतना प्यार करती हैं। तुम्हें लगता है कि मुझे बाहर आना पड़ेगा? मतलब खाना तो साथ में ही खाएंगे ना? ऐसा मत सोचना कि मैं लगाई बुझाई कर रही हूँ, पर तुम लोग 2-3 दिन नहीं थे तो मेरा खाना कमरे में ही आ जाता था, चाय और नाश्ता भी। क्या बात करती हो? सच कह रही हूँ। रामचरण कहता था, साहब लोगों का कोई टाइम टेबल नहीं है। अम्मा जी, आप तो समय से खा लिया करो। अब इतनी अकल तो मुझ में भी है कि ये बात तो वो अपने मन से नहीं कहता होगा। मन से कहा होता तो कभी तो कोई पूछता कि बहन जी, आपका खाना हो गया। सुनकर मैं तो सन्न रह गई। माँ को कमरे में छोड़कर बाहर चली आई। देखा, मम्मी जी मुस्तैदी से टेबल लगवा रही थीं। बड़ी सी मेज पर केवल 6 प्लेटें थीं। अंकल, आंटी, मम्मी, पापा और हम दोनों के लिए। दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। माँ का अनुमान सही था। मैं अपना गुस्सा पी गई और मैंने मन ही मन एक योजना बना ली। उसके तहत अपनी प्लेट चुपके से हटा ली। मेहमान आकर बैठ गए और मैंने खाना परोसना शुरू किया। सब कुछ परोसा जा चुका तो मम्मी जी मिश्री घुले स्वर में बोली, विनीता बेटे, आओ तुम भी आ जाओ। अरे तुम्हारी प्लेट कहाँ है? मम्मी जी, मैं बाद में खा लूँगी। रामचरण जी अकेले सब संभाल नहीं पाएंगे। मैं बाद में माँ के साथ खा लूँगी। वे अकेले खाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारी माँ आई हुई हैं? आंटी ने पूछा। हाँ आंटी, मैं अपना थीसिस सबमिट करने के लिए भोपाल आई थी। हम दोनों ही संध्या काल आ गए थे, तो मैंने कुछ दिनों के लिए माँ को बुला लिया था। संभालने वाले तो हैं, पर घर का कोई हो तो अच्छा रहता है। मम्मी जी को तो घर बाहर दोनों ही देखना पड़ता है ना। तो अपनी माँ को बुलाओ ना, साथ में खाएंगे। आंटी जी, दरअसल वो अभी अभी गैस के पास से हटी हैं ना, तो थोड़ा सुस्ताना चाह रही हैं। बात क्या हुई कि आज सुबह सुबह हमारे महाराज जी के गांव से खबर आ गई कि उनकी माँ नहीं रहीं। उन्हें तुरंत जाना पड़ा, तो आज का खाना एक तरह से माँ ने ही बनाया है। अकेले रामचरण जी के बस की तो बात नहीं थी ना। महाराज जी की माँ नहीं रहीं, ये तो बड़ा बुरा हुआ, अंकल बोले। पर मैं इसे इत्तेफाक मानता हूँ, नहीं तो इतना लजीज खाना, कचौरियाँ खाने को कैसे मिलती। आज तो मेरी माँ की याद ताज़ा हो गई। इतने मुलायम दही बड़े पहली बार खा रही हूँ, आंटी बोली। गाजर का हलवा भी A1 बना है, अंकल बोले। सुनकर मुझे खुशी हुई कि चलो, माँ की मेहनत सार्थक हो गई। पर मेरी इस खुशी पर तुरंत ही पानी फिर गया जब मम्मी जी ने कहा, अच्छा तो बनाएंगी ही, जिंदगी भर खाना ही तो बनाती रही हैं। लगा जैसे किसी ने मेरी छाती में घूंसा जड़ दिया हो। मैं तिलमिला उठी। आंटी ने कहा, शारदा, खाना तो सभी औरतें बनाती हैं, पर सबके हाथ में ये स्वाद नहीं होता। मम्मी जी कुछ कहें इससे पहले ही मैंने कह दिया, आप समझी नहीं आंटी जी। मम्मी जी के कहने का मतलब ये था कि माँ जिंदगी भर टिफ़िन सेंटर चलाती रही हैं, एक्सपर्ट तो होंगी ही। टिफ़िन सेंटर? आंटी ने पूछा। हाँ आंटी जी, हम लोग बहुत छोटे थे जब हमारे पापा जी नहीं रहे। माँ ने टिफ़िन सेंटर चलाकर हमें पाला है। मेरे दोनों भाइयों ने उनकी मेहनत को सार्थक कर दिया। बड़े भाई डॉक्टर हैं और छोटे भाई फिजिक्स के प्रोफेसर हैं। एक मैं ही फिसड्डी रह गई, सिर्फ MA। फिसड्डी क्यों? PhD तो तुम हो ही, पापा जी ने कहा। पापा जी, अभी तो थीसिस सबमिट की है, डिग्री मिलेगी तब ना PhD कहलाऊंगी। तुम्हारी PhD कोई नहीं रोक सकता। आज से अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखना शुरू कर दो।
अंकल जी ने कहा, और फिर बातों का ट्रैक बदल गया। खाना सानंद संपन्न हुआ। सौंफ इलायची खाते हुए डॉक्टर आंटी बोली, अरे बहू रानी, अपनी माँ से तो मिलवाओ। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। माँ ने दरवाज़ा खोला और बाहर आईं। क्रीम कलर की साड़ी में वो इतनी ग्रेसफुल लग रही थीं कि जी खुश हो गया। मैं परिचय करवाती इससे पहले ही आंटी ने उन्हें गले से लगा लिया। बहन जी, किस किस बात की तारीफ़ करूं? आपकी साड़ी की, आपके खाने की, या आपकी बिटिया की? सच बहुत प्यारी लड़की है। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को। माँ ने विनम्र भाव से कहा, अब वो मेरी कहाँ रही, जैसी भी है अब आपकी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अब तो ये हमारी प्यारी बहू रानी है, कहकर आंटी ने मुझे गले से लगा लिया। फिर बोली, माँ को लेकर एक दिन घर आओ ना। आंटी जी, ये मेरे हिस्से में आती कहाँ है? 4 दिन के लिए किडनैप करके लाई हूँ। इनके प्राण तो पोते पोतियों में बसते हैं। दोनों भाभियाँ जॉब करती हैं, बच्चे इन्हें सौंप जाती हैं, दिन भर आंगनबाड़ी चलती रहती है। भाग्यवान है बेटा वे बच्चे जिनके सिर पर दादी का हाथ है। अच्छा, मैं चलूँ अब? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। फिर एक बार गले मिलकर वे चल दी। मैं भी उनके पीछे चल दी। हमारे चलते ही डाइनिंग रूम के पर्दे के पीछे सरसराहट हुई। समझ गई कि मम्मी जी पर्दे के पीछे खड़ी सब देख सुन रही थीं। साथ ही आ जाती, समधिन से परिचय करवा देती तो कोई छोटी थोड़ी हो जाती। पर अभिजात्य हर जगह आड़े आ जाता है। मेहमानों को विदा करने के लिए हम लोग बाहर तक गए। श्रीमान जी हॉल के दरवाजे पर ही रुक गए तो मैंने वहीं अंकल आंटी के पैर छू लिए। अंकल के जाते ही मैं भीतर जा रही थी क्योंकि माँ खाने के लिए रुकी थी। मैं मुड़ी ही थी कि इन्होंने कहा, सुनो। मैंने देखा उनकी आंखें अंगारे सी जल रही थीं। ये टिफ़िन सेंटर की बात ज़रूरी थी? बात तो मम्मी जी ने ही उठाई थी। मम्मी जी के कहने का आशय सिर्फ इतना था कि तुम लोगों के यहाँ खाना बनाने के लिए कोई नहीं था। तो क्या हुआ? मैंने सोचा ऐसा आधा अधूरा सच बताने से क्या फ़ायदा। अंकल आंटी तो अपने ही हैं, उन्हें पूरा सच बताना चाहिए। आपको शर्म आ रही है? नहीं, गर्व से मेरा सीना फूल रहा है। उनके स्वर में व्यंग था। मैं कुछ तीखी बात कहने जा रही थी कि हॉल के पर्दे के पीछे मुझे 2 पैर नजर आए। मम्मी जी शायद मेहमानों को विदा कर लौट आई हैं। पापा जी रोज़ की तरह खाने के बाद बगीचे में चहलकदमी कर रहे होंगे। मम्मी जी दरवाजे पर रुक गई थीं, जिसका मतलब साफ जाहिर था कि वे हमारी बातें सुनना चाहती थीं। उन्हें सुनाने की गरज से मैंने उनके बेटे से कहा, एक बात कहूँ, हम आपके दरवाजे नहीं आए थे। इतने बड़े घर की ओर झांकने की भी हमारी औकात नहीं थी। प्रस्ताव आपकी ओर से आया था। पापा जी हमारे कॉलेज में गेस्ट बनकर आए थे। उन्हें मेरा गाना अच्छा लगा, मेरा भाषण पसंद आया। उन्होंने प्रिंसिपल मैडम से मेरी पूरी जानकारी ली और हमारे यहाँ प्रस्ताव भेज दिया। हमारे यहाँ से तो मना करने का सवाल ही नहीं था, पर आप मना कर सकते थे। मम्मी जी की हामी की बात मैं समझ सकती हूँ। कई बार औरतों को लगता है कि छोटे घर की बहू अच्छी होती है, दबकर रहती है, पर आप मना कर सकते थे। हालांकि उन दिनों घर की हालत बदल गई थी। दोनों भाई नौकरी में आ गए थे। माँ ने अपना काम बंद कर दिया था, पर इस सत्य को तो झुटलाया नहीं जा सकता ना कि माँ कभी टिफ़िन सेंटर चलाती थी। हमने सत्य छिपाने की कोशिश भी नहीं की। माँ का कहना था कि शादी के मामले में सारे पत्ते खुले होने चाहिए, इसलिए आप चाहते तो मना कर सकते थे। जिंदगी भर शर्मसार होने से तो अच्छा था माँ बाप का विरोध करना। तुम्हें कभी शर्मिंदगी नहीं महसूस हुई? नहीं। आई एम प्राउड ऑफ माई मदर। उन्होंने जिस मेहनत और दिलेरी से हमें बड़ा किया है उस पर मुझे गर्व है। किसी भी संतान को गर्व होगा, पर हाँ, आज मैं ज़रूर शर्मसार हुई हूँ। कैसे? आज इस घर में उनके साथ जो व्यवहार हुआ है वो बेहद अपमानजनक था। मैं तो माँ के सामने ज़िंदगी भर सिर नहीं उठा पाऊँगी। मैंने तय कर लिया है कि इस घर में उनकी ये आखिरी यात्रा होगी। तभी दरवाजे का पर्दा हिला। मम्मी जी भीतर दाखिल हुईं। ये तो एकदम चौंक ही गए थे। मम्मी जी ने हमारी ओर देखा। शायद कुछ कहने को थी कि मेरे बगावती तेवर देखकर उन्होंने अपना विचार बदल दिया और चुपचाप अपने कमरे की ओर चली गईं। मैं खुश थी। मेरी बात सही जगह पड़ गई थी। मुझे लग रहा था मैंने माँ के पसीने का कर्ज अदा कर दिया है। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी हुई छोटी सी कहानी कर्ज। मालती जी की कहानियों में स्त्री
कभी भी बेबस, लाचार और अबला नहीं होती। आशा है आप मेरी बात से सहमत होंगे। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो।